हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुब्रेन। मैं हूं प्रकाश और हम लोग 9th क्लास के हिस्ट्री कर रहे हैं, चैप्टर 2, जो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, 3 पार्ट में आपका वीडियो पहले आ चुका है, ये 4th पार्ट है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन का एक तरह से शुरुआत हो रहा है। हम लोग बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप अभी तक आप 4 पार्ट अगर पहले जरूर देखिएगा, तभी अब यहाँ से समझ में आएगा। हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, आपको एक भी लाइन छूटेगा नहीं, ठीक ना। हम लोग हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक वीडियो हम लोग इस तरह से टॉपिक वाइज डालेंगे, एक वीडियो और कवर करेंगे जिसमें मतलब 1 शॉर्ट वीडियो होगा, फिर लाइव सेशन भी हम लोग चलाएंगे, फिर इसके अलावा जब बोर्ड एग्जाम आएगा उस समय में भी आपका क्लास चलेगा। तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग आपका रिवीजन करा देंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द टर्बुलेंट टाइम मतलब क्या होता है? परेशानी का समय अब रशिया में शुरू हो रहा है। द 1905 रिवॉल्यूशन है ना, 1905 में भी एक रिवॉल्यूशन होता है। मेन जो रिवॉल्यूशन है वो 1917 में होगा। क्लियर? एक फरवरी रिवॉल्यूशन और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, लेकिन मेन हम लोग यहाँ पे अभी 1905 रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रसिया एक ऐसा कंट्री था, एक ऑटोक्रेसी था। हमने अभी पढ़ा रशियन एम्पायर के बारे में कि जार निकोलस सेकंड कैसे राजा था वहाँ का, वो उसका रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि 1905 जो है अब रिवॉल्यूशन कैसे शुरू होता है और एक टर्बुलेंट टाइम था रशियन एम्पायर के लिए। कैसे टर्बुलेंट टाइम था? तो देखिए, रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रसिया क्या था? ऑटोक्रेसी था, मतलब निरंकुश शासन व्यवस्था था वहाँ पे। मतलब जो राजा था वो किसी का बात नहीं सुनता था। क्लियर? Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. अब ये लाइन देखिए, ध्यान दीजिए क्या बता रहा है कि जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी क्या हो रहा था कि 20th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में आते आते मतलब राजा थे वहाँ पे, लेकिन वो पार्लियामेंट भी था वहाँ पे और पार्लियामेंट के हिसाब से भी राजा चलता था। इस तरह का व्यवस्था था। लेकिन रसिया में अभी भी जो राजा था, जो जार निकोलस सेकेंड था, ये पार्लियामेंट के अंडर में नहीं आता था। मतलब राजा जो था ये क्या था? ऑटोक्रेसी बता, निरंकुश शासन व्यवस्था था। मतलब राजा अपने मर्जी से कुछ भी काम करता था, किसी का बात नहीं मानता था। पार्लियामेंट से एक तरह से मतलब इससे कोई मतलब नहीं था। क्लियर? लिबरल्स इन रसिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब इसीलिए जो लिबरल्स लोग थे, इन्होंने रसिया में क्या किया? कैंपेनिंग स्टार्ट किया कि भाई इस तरह का जो व्यवस्था है, मतलब जो ऑटोक्रेसी है, इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। मतलब राजा को भी किसके अंडर लाया जाए? पार्लियामेंट के अंडर। क्लियर? अब आगे देखिए, टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। अब दोनों पार्टी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों पार्टी के साथ मिल के, कौन? लिबरल्स लोग worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. ठीक है, अब लिबरल्स लोगों ने कैंपेनिंग स्टार्ट किया और किसके साथ मिलके? पीजेंट्स के साथ और वर्कर्स के साथ मिलके। लिबरल्स लोगों ने, है ना, जो दोनों पार्टी था वर्कर्स और पीजेंट्स का, कौन कौन सा? सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इन दोनों पार्टी के साथ मिलके, मतलब लिबरल्स ने वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ मिलके, ठीक ना, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया लोगों ने कि भाई एक देश का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसी के हिसाब से राजा भी मतलब राजा को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाना, मतलब लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जाने लगा। दे वी आर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, है ना। अब इनको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे? तो दे वी आर सपोर्टेड इन द एम्पायर। एम्पायर में इनको नेशनलिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे थे। कौन से नेशनलिस्ट? इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, मतलब जो पोलैंड, क्योंकि पोलैंड के ऊपर भी किसका कब्जा था? रसिया का कब्जा था। समझ में आ रहा है? तो वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज ऑफ जैडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। और जो जैडिस्ट एरिया, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, अब यहाँ पे जो जादिस्ट जो थे, जादिस्ट का मतलब क्या होता है? एक रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, जो अपने धर्म को सुधारना चाहते थे, है ना, एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। क्लियर? तो ये लोग के द्वारा सपोर्ट किया गया किसको? लिबरल्स और वर्कर्स पीजेंट्स को, कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कीजिए। समझ में आ रहा है?
ठीक है। द ईयर 1904 वाज ए पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, और रशियन वर्कर्स के लिए भी अगर बोला जाए तो 1900 का जो समय था ये खास करके काफ़ी खराब था। क्यों खराब था? तो देखिए, प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली डेट रियल वेजेज डिक्लाइन बाई 20%। अब बोल रहा है कि वर्कर्स लोगों के लिए भी जो 1904 का समय है ये बहुत बुरा रहा। क्या रहा? बैड रहा। क्यों बैड रहा? क्योंकि बता रहा है कि जो रियल वेज है वो 20% डिक्लाइन किया। रियल वेज का मतलब क्या होता है कि रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%। इसका मतलब बता रहा है कि देखिए, जैसे ऐसा समझिए कि मान लीजिए अभी मान लीजिए आज से 10 साल पहले, ठीक है, मान लीजिए 10 साल पहले 5 रुपये का समोसा आता था, ठीक है। तो 10 रुपया अगर मुझे मिलता था तो कितना समोसा आएगा? 2 समोसा आएगा। और आज भी 10 ही रुपया मिलेगा, तो क्या 10 रुपया में 2 समोसा आज आएगा? नहीं ना आएगा, आज एक ही समोसा आएगा। तो बात समझ में आ रहा है? मतलब पैसा जितना पहले मिल रहा था उतना ही वर्कर्स को अभी भी पैसा मिल रहा था। अब जिसके कारण मान लीजिए 5,000 वर्कर्स को पहले मिल रहा था, उसमें उनका घर चलता था, अभी भी 5 ही हज़ार मिल रहा है। तो क्या 5,000 में वो पूरा सामान, जो किराना का सामान मान लीजिए चावल दाल पूरा अपना दुकान पे जाते होंगे, अब 5,000 में सामान खरीद के लाते होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ा, अब पेमेंट उतना ही मिल रहा है, तो क्या अभी भी वो 5,000 में पूरा सामान अपना घर का ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली, जो इसेंशियल जो गुड्स का प्राइस था काफ़ी बढ़ गया था, मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब जो वेज था वो जितना पहले मिल रहा था वही मिल रहा था। अब इसके कारण क्या हुआ कि रियल वेज डिक्लाइंड बाई 20%, कि रियल वेज 20% क्या हो गया? डिक्लाइन कर गया। बात आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसको एग्जांपल से जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए पहले वर्कर्स को 5,000 मिलता था, ठीक है, और अभी भी 5,000 मिल रहा है। अब क्या हो गया है कि लेकिन महंगाई बढ़ गया है ना। लिख रहा है ना लाइन कि प्राइसेज ऑफ रियल एसेंशियल गुड्स रोज, मतलब जो एसेंशियल गुड्स था उसका प्राइस क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले मान लीजिए 5,000 में उनका घर चल जाता होगा, क्या अभी भी 5,000 में घर चल जाएगा? नहीं ना चलेगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए लिख रहा है कि रियल वेज डिक्लाइन बाय 20%। इसीलिए जो वर्कर्स का कंडीशन था इन 1904 में और ख़राब हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहा है? द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, धीरे धीरे वर्कर्स लोगों का जो एसोसिएशन था उसका भी मेंबरशिप बढ़ रहा था। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स which had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action। अब क्या बता रहा है कि एक बार क्या हुआ कि रशियन वर्कर्स है ना, एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, वहाँ पे 4 मेंबर को क्या किया गया कि काम से बाहर निकाल दिया गया, ठीक ना। और कहाँ से काम से डिसमिस कर दिया गया 1904 में? वे आर डिसमिस्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स। पुटिलोव आयरन वर्क्स है ना, वहाँ से 4 लोगों को क्या कर दिया गया? काम से बाहर निकाल दिया गया। आई चारों लोग कौन थे? तो चारों लोग थे व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, है ना। किसके थे मेंबर? असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स का, है ना, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 में जो एसोसिएशन बना था। क्योंकि हमने पहले देखा था कि वर्कर्स लोग बहुत सारा एसोसिएशन बना रहे थे, तो इस एसोसिएशन के 4 मेंबर्स को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। कहाँ से? तो पुटिलोव आयरन वर्क से, समझ गए ना। अब इसके लिए क्या किया गया कि एक इंडस्ट्रियल एक्शन का डिमांड किया गया, मतलब सभी लोग बोले कि भाई अब हम लोग स्ट्राइक करेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। और अगले ही कुछ दिनों में, है ना, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में बता रहा है कि लगभग 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग के उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, मतलब वो स्ट्राइक पे चले गए। और उनका डिमांड क्या था? रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, की जो वर्किंग आवर है उसको 8 घंटा कर दिया जाए, एंड इंक्रीज इन वेज एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, मतलब वेज बढ़ाया जाए, ये डिमांड था। दूसरा डिमांड कि वर्किंग आवर जो है इसको क्या कर दिया जाए? 8 घंटा कर दिया जाए। कितना? 8 आवर्स कर दिया जाए, और वर्किंग कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट किया जाए। समझ में आ गया? मतलब पहले कुछ मेंबर, 4 मेंबर को डिसमिस कर दिया गया काम से, तो जिसके कारण उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल एक्शन का डिमांड किया। धीरे धीरे क्या होने लगा? 1,10,000 वर्कर्स
उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, है ना। और स्ट्राइक करने के बाद डिमांड किया कि हमें वेज बढ़ाइए हमारा, है ना, वर्किंग आवर को 8 घंटा कीजिए और जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव कीजिए। अब इसको लेके स्ट्राइक दिन पर दिन और बढ़ते गया। फिर इसको जुलूस निकाला लोगों ने, है ना, रैली, प्रोटेस्ट। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपोन, एक फादर गैपोन थे, इनके द्वारा एक प्रोसेशन, है ना, जुलूस, पूरा वर्कर्स लोग इकट्ठा होके एक जुलूस निकाला गया, reached द विंटर पैलेस। और वो लोग जुलूस निकाल के कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस के पास। इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कैसॉक्स। और इनको मतलब जब जैसे विंटर पैलेस जहाँ राजा रहता था, अब कैसे जैसे आप देखते होंगे अभी राज्य में क्या होता है, कोई भी जब लोग धरना प्रदर्शन देते हैं तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं ना। तो जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं या विधानसभा का घेराव करते हैं, तो इस तरह का रैली निकालते हैं। तो जब जाते हैं वहाँ पे तो पुलिस लाठी चार्ज कर देता है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ही ये प्रोसेशन निकाला गया, फादर गैपोन, किसके द्वारा लेड? इट वाज लेड बाय फादर गैपोन, है ना। अब जब प्रोसेशन निकाला गया, जैसे ही प्रोसेशन कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस के पास पहुंचा गया, तो इसके ऊपर पुलिस और कैसॉक्स, है ना, इसके द्वारा अटैक कर दिया गया प्रोसेशन पे। ओवर 100 वर्कर्स वेर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। और ये जब अटैक किया गया पुलिस के द्वारा, राजा का जो बॉडीगार्ड था आर्मी के द्वारा, तो जिसके कारण 100 वर्कर्स इसमें मारे गए, समझ गए ना, और लगभग 300 घायल हुए। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी दिन को ब्लडी संडे बोला गया, खूनी रविवार। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स डेट बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और इसके बाद इस तरह का बहुत सारा घटना देखने को मिला, आगे घटना होता है, और इसी को क्या बोला गया था? 1905 रिवॉल्यूशन बोला गया। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लडी संडे क्या था, समझ में आ रहा है? तो ब्लडी संडे क्या था? जब फादर गैपोन के द्वारा एक प्रोसेशन को लीड किया जा रहा था, जब प्रोसेशन कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस के पास, तो पुलिस के द्वारा अटैक किया गया, समझ गए, जिसमें 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए थे। और क्यों लोग स्ट्राइक कर रहे थे? इसलिए स्ट्राइक कर रहे थे क्योंकि 4 जो एक एसोसिएशन के मेंबर थे उनको काम से निकाल दिया गया था, पुटिलोव आयरन वर्क से। तो इसके कारण लोग स्ट्राइक कर रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर 8 घंटा कीजिए, है ना, वेज बढ़ाइए, और तीसरा वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह से 1905 रिवॉल्यूशन हुआ। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। बहुत सारे जगहों पर इस तरह का स्ट्राइक हुआ, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। स्टूडेंट लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेज वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। और स्टूडेंट लोगों ने भी डिमांड किया कि भाई कोई सिविल लिबर्टीज नहीं है ना, जनता के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्या उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। क्लियर? लॉयर्स, अब इनका साथ कौन कौन? लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस तरह से बहुत सारे लोग, लॉयर लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी जो मिडिल क्लास वर्कर थे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में। और सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए देश का। समझ में आ रहा है बात? फिर आगे देखिए, ठीक है, सॉरी, देखिए आगे क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। देखिए जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, उसी तरह से वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूमा। तो इसको याद रखना है। अब इस तरह से जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो अब देखा राजा कि भाई रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज बढ़ गया है, तो राजा ने बोला कि ठीक है, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। राजा ने बोला कि ठीक है, एक इलेक्टेड एक पार्लियामेंट बनाने का वो ऑर्डर दिया, ठीक है, आदेश दिया। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. अब रिवॉल्यूशन के दौरान ही क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस थे, है ना, फैक्ट्री कमिटीज, ये सब बनाया गया, वर्कर्स लोगों का कमिटी बनाया गया। After the 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. 1905 के बाद बहुत सारे इस तरह के जो कमिटी जो थे, है ना, जो यूनियन था, जो वर्कर्स का, ये इलीगल इसको डिक्लेयर किया गया था, इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वेर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। और इस तरह का बहुत सारा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी था उस पर एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। समझ में आ गया? फिर आगे क्या बता रहा है? अब
जार जो है डूमा बनाने का अलाउ तो किया, लेकिन द जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। लेकिन 75 डेज के अंदर ही जो पहला जो डूमा बनाया गया था, इसको जो जार था, जो राजा था वहाँ का, वो क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अंदर फिर से सेकेंड डूमा बनाया गया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। अब वो आदेश तो दे रहा था पार्लियामेंट बनाने का, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो पार्लियामेंट के अंडर में है, मतलब पार्लियामेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करे, है ना, पार्लियामेंट उसको मतलब एक तरह से ऑर्डर दे। समझ में आ रहा है? मतलब वो नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट जो है राजा के पावर, जो राजा का जो अथॉरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन करे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज, उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया। एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और इस तरह से जो तीसरा जो डूमा बनाया उसको, उसमें ज़्यादातर कौन से मेंबर को भर दिया, कंजर्वेटिव लोगों को भर दिया, है ना, और वोटिंग लॉज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब ओवरऑल राजा नहीं चाहता था कि जो डूमा जो इलेक्ट हो रहा है उसके पावर को लेके क्वेश्चन करे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ऑटोक्रेसी है ना, हम लोग पहले ही देखें कि राजा क्या था, ऑटोक्रेसी था रशिया, है ना, मतलब वो निरंकुश शासन था। मतलब वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर किसी का शासन चले, वो चाहता था कि हम सबको कंट्रोल करें, यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट, और जो डूमा बनाया था थर्ड डूमा, उसमें किसको भर दिया, कंजर्वेटिव्स लोगों को भर दिया, और जो लिबरल्स थे, रिवोल्यूशनरी थे, इनको डूमा से बाहर रखा गया। समझ में आ गया? तो ये आपका था, यहाँ तक हमने पढ़ा कि 1905 रिवोल्यूशन के बारे में। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहां से, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट रशियन एम्पायर के ऊपर क्या पड़ता है। फिर फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।